चलिए सबसे पहले बात कुदरत के कोहराम की, जो सामने आया हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में, जहां पहाड़ों से चट्टानें गिरने की घटना का एक खौफनाक वीडियो सामने आया। किन्नौर जिले में जमीन खिसकने के बाद पहाड़ी से चट्टानें इतनी तेजी के साथ नीचे गिरी कि बसपा नदी का पुल टूट गया। पहाड़ों से नीचे गिरे पत्थर पुल के नजदीक खड़ी सैलानियों की गाड़ियों पर तोप के गोलों की तरह गिर पड़े। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पहाड़ से बरसती मौत, तबाही की खौफनाक तस्वीर। किन्नौर में कैमरे में कैद मौत। तबाही की ऐसी खौफनाक तस्वीरें किसी को भी विचलित कर सकती हैं। ये दर्दनाक मंजर सामने आया हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, जब पहाड़ों से टूटे पत्थरों और चट्टानों की आवाजों ने कोहराम मचा दिया। जिस वक्त ये हादसा सामने आया, पहाड़ के नीचे पुल के पास दिल्ली से हिमाचल और शिमला घूमने गए सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ भी मौजूद थी। इस बीच जमीन खिसकने से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया और उससे गिरे पत्थरों ने नीचे तलहटी में तबाही मचा दी। इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। पहाड़ से गिरे पत्थरों ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। पत्थर जहां गिरे वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। हादसे के बाद वहां तबाही का मंजर नजर आया। पुल के आसपास नीचे मौजूद इमारतों और गाड़ियों को पत्थरों के गिरने से भारी नुकसान पहुंचा। मुझे इस बात का दुख है कि 9 लोगों को हम नहीं बचा पाए, क्योंकि उनकी मृत्यु मौके पर ही हो गई थी। घायलों को वहां से तुरंत वहां से शिफ्ट किया गया है और हमने ये भी तैयारी रखी है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी उनको एयरलिफ्ट करने की, अगर ज़रूरत पड़ेगी ट्रीटमेंट के लिए, बेटर ट्रीटमेंट के लिए, उसके लिए भी हम प्रावधान करेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो मृतक हैं उनके लिए 4-4 लाख रुपए देने की हमने घोषणा की है और जो घायल हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल जो मदद हो सकती है वो भी हम करेंगे। पहाड़ से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की खबर है कि जो लोग हादसे का शिकार हुए वो सभी पर्यटक थे जो दिल्ली से यहाँ घूमने गए थे। बताया गया कि राहत और बचाव के काम के लिए प्रशासन की तरफ से कई टीमों को भी वहां भेजा गया। किन्नौर में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने अपनी संवेदनाएं जाहिर की है। ट्वीट में उन्होंने लिखा, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन से हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। दुर्घटना में घायल हुए लोगों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कुदरत के कोहराम की तस्वीरें महाराष्ट्र से भी लगातार सामने आ रही हैं। यहां तक कि जहां भी वहां नजर जाती है, पानी के अलावा पानी से हुई तबाही के ही मंजर दिखाई दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बरसात की वजह से महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ आ गई, जिसने भी लोगों की मुसीबतों में इजाफा किया। कहीं तेज बारिश की वजह से जमीन खिसकने से लोग दहशत में हैं, कहीं बाढ़ के पानी ने लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद बाढ़ और जमीन खिसकने की घटनाओं में 112 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 100 लोग अभी भी लापता हैं।
ये कुदरत का कहर है जो महाराष्ट्र में बरसात बनकर आसमान से टूटकर गिरा है। जिस पानी के बिना जिंदगी बेहाल हो जाती है, उसी पानी ने जिंदगी बेहाल कर दी है। यहाँ नीचे पानी, ऊपर पानी, जहां जहां नजर जाए बस पानी ही पानी नजर आता है। इस बरसते बेशुमार पानी की वजह से यहाँ लोगों की आंखों से भी पानी बरसने लगा है। सब गांव खाली हो गए, मेरा जन्म, मेरा भूमि सब गया इधर से। बहीण दोन भाचे कामांचं करा सासूचा गेली। बीते कुछ दिनों से सारा महाराष्ट्र बारिश से इस कदर सराबोर हुआ कि जिंदगी त्राहिमाम करने लगी। महाराष्ट्र के कई जिलों में आई बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। आलम यह है कि तेज बारिश की वजह से जमीन खिसकने से लोग अब दहशत के शिकंजे में हैं। इस तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए मोर्चे पर उतरी एनडीआरएफ की टीमें मलबे में जिंदगी की तलाश करती नजर आ रही हैं। आपके सामने कुदरत की मार की चंद तस्वीरें समूचे महाराष्ट्र का हाल बयां करने के लिए काफी हैं। पूरा जो है वलवा एरिया ये भी पूरा डिस्टर्ब है। इसके बाद में यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर जो कि बीच में नदी क्रॉस करने के बाद जाते हैं हम लोग, सिर गांव है। वहाँ पर उस गांव के चारों तरफ में ऑलरेडी वाटर लोगिंग अप हुआ है। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ का पानी जेल में भी भर गया। सांगली जेल के अंदर 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। जेल में पानी भरने की वजह से 300 कैदियों में से 100 कैदियों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा। इस वक्त हम कृष्णा नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि बाढ़ का आलम यह है कि नदी की चपेट में जो आसपास के गांव हैं वो पूरी तरह से समा चुके हैं। केवल और केवल बर्बादी का आलम और तबाही का आलम दिखाई पड़ता है। लोग जो हैं उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। केवल ऊंची जगह जो आपको किनारे पे दिखाई पड़ रही हैं, उन ऊंची जगहों पर कुछ लोगों को अभी छोड़ा गया है जो अपनी मर्जी से रुके हुए हैं और खासतौर पे जानवर जो हैं वो बांधे गए हैं ताकि हालात बिगड़ने न पाए। महाराष्ट्र में चारों तरफ फैली तबाही का जायजा लेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रत्नागिरी के गुहागार पहुंचे। उद्धव ठाकरे ने चिपलुन में बाजार में हुए नुकसान के बारे में लोगों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी रायगढ़ का दौरा किया। दोनों नेताओं ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने लोगों को पूरी मदद का भरोसा दिलाया। वहीं फडणवीस ने भी पीड़ितों को हर संभव मदद की बात कही। अरे देखिए, केंद्र सरकार की मदद मैं आने के पहले भी आई है। तो अभी मुझे भेजा गया हमारे पंतप्रधान मोदी साहब ने। उन्होंने कहा जाइए देखिए और वहाँ के लोगों की कुछ समस्या होगी तो मेरे पास आप उसका रिपोर्ट दीजिए। प्रवीण दरेकर जी सबसे पहले यहाँ पहुँचे और बहुत अच्छा काम उन्होंने यहाँ पर किया। 3 किचन भी चालू किए हैं, लोगों को खाना देने का प्रयास भी वो कर रहे हैं। अभी माननीय राणे जी यहाँ पर आए हुए हैं तो राणे जी यहाँ की रिपोर्ट पीएम साहब को देंगे और उसके बाद निश्चित रूप से जो भी केंद्र सरकार की मदद है वो मिलेगी। महाराष्ट्र के महाड़ में कुदरत की तबाही की सबसे खौफनाक तस्वीरें देखने को मिली। वहां के तलई गांव में जमीन खिसकने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। महाड़ में बाढ़ का पानी तो निकल गया, लेकिन अभी भी तबाही के निशान सड़कों पर नजर आ रहे हैं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका है। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। कुदरत की मार से तलई गांव के 25 से 30 मकान पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं।
मेरे मम्मी पापा गए इधर से, मम्मी का डेड बॉडी मिला, लेकिन मैं देख नहीं पाया उसको। मैं आने के पहले सीएम से मुलाकात हो पाई, उनको हमने बताया इधर ऐसा ऐसा हमारा प्रॉब्लम से। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद बाढ़ और जमीन खिसकने की घटनाओं में 112 लोगों की मौत हो चुकी है। कुदरत की मार से 53 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 99 लोग अभी भी लापता हैं। अकेले महाड़ में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 5-5 लाख और केंद्र ने 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया गया। पंजाब के बाद अब राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी को खत्म करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। गहलोत और पायलट गुट के बीच जारी कलह को खत्म करने के लिए जयपुर में कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए। इस बैठक में सचिन पायलट भी मौजूद थे। खबर है कि सोनिया गांधी से हरी झंडी मिलने के बाद 28 या फिर 29 जुलाई को गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। राजस्थान के सभी युवा चाहते हैं सचिन पायलट को आला कमान को सीएम बनाना चाहिए। राजस्थान कांग्रेस में कलह खत्म करने की कवायद। गहलोत और पायलट गुट में खत्म होगी तकरार। पंजाब के बाद राजस्थान में डैमेज कंट्रोल की कोशिश। राजस्थान कांग्रेस में विवादों का जो बवंडर बीते कई महीनों से पार्टी की मुसीबत बना है, अब उसी बवंडर को थामने के लिए दिल्ली से लेकर राजस्थान के बीच हलचल और तेज हो गई है। पंजाब की ही तर्ज पर राजस्थान में पायलट गुट और गहलोत गुट के बीच ठनी रार पर ब्रेक लगाने के लिए अब मोर्चा संभाला है राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और केसी वेणुगोपाल ने। जयपुर में इसी कलह को खत्म करने के लिए अब कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक हुई। सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। सब लोगों ने एक स्वर में कहा और हम लोग बहुत जल्द इन सब चीजों के ऊपर हम लोग फाइनल फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई अब हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार से विरोधाभास नजर नहीं आता। सब लोग एक स्वर से और एक मत है इसके अंदर। न्यूज 18 के भवानी सिंह की खबर के मुताबिक सोनिया गांधी से हरी झंडी मिलने के बाद 28 या 29 जुलाई को गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हम लोग 28 और 29 को मैं 2 दिन के लिए यहाँ पर आकर के सभी विधायकों से मैं मिल रहा हूँ और उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बोर्ड कॉर्पोरेशन में अच्छे लोगों के नाम वो बताएं, वरिष्ठ लोगों के, और जिला और ब्लॉक का भी हम उनके साथ में चर्चा करेंगे। देखिए, एक मिनट सुनिए, कोई भी ऐसी चीज को हम तारीख के साथ बांधना नहीं चाहते। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी कोई भी विरोध नहीं है, आपस में विरोधाभास नहीं है, सब निर्णय हो चुका। इतना ही नहीं, विधायकों और पदाधिकारियों की इस बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी गुटबाजी की खबरों से इनकार कर दिया। आई थिंक जल्दी अच्छी खुशखबरी आएगी। आई थिंक मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और राजनीतिक नियुक्तियाँ वो भी जल्दी होंगी और एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिला। सो कॉल्ड जो ग्रुप बताते थे, ऐसा नहीं, सबको साथ लेके आलाकमान इस पूरी मंशा बनाया हुआ है। जिस तरह से जब यहाँ संगठन का विस्तार हुआ था तो उसी तरह से मंत्रिमंडल में भी सबको जगह मिल जाएगी। गहलोत वर्सेस पायलट, आपको क्या लगता है कि उस पर विराम लगेगा? हाँ, 100% लग गया। वही मैं बता रहा हूँ। मैं खुद 10 मिनट पायलट साहब से बात करी, जिले के लिए बात करी आराम से। सब इंटरेक्शन एक साथ बैठे थे, बहुत बड़े इंटरेक्शन हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है। संगठन में बहुत जल्दी खुद अजय माकन जी आकर 1-to-1 बात करके जिले वाइज फिर जल्दी फाइनल करने के लिए कहा गया। माकन जी ने कहा सारा फैसला पार्टी आलाकमान पे छोड़ दिया गया दोनों ग्रुप की ओर से। ये आलाकमान पे तो हमेशा ही फैसला कांग्रेस पे होता है यार। अनुशासन वाली पार्टी है तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये तो सर्वसम्मति से है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आलाकमान के फैसले छोड़ने के बाद भी उन्होंने कहा मैं 1-to-1 एक बार बात करने के बाद ही कुछ कहूँगा। आप भी उस संभावित में मंत्रिमंडल की लिस्ट में, क्या आपसे चर्चा हुई इस बारे में? नहीं सर, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये तो जो फैसला आलाकमान के हाथ में होता है, बस मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, वही जाने उनका। गहलोत और पायलट गुट के बीच जारी तनातनी की एक तस्वीर उस वक्त सामने आ ही गई जब बैठक में शामिल होने के लिए सचिन पायलट पार्टी दफ्तर पहुंचे।
इस दौरान सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग को लेकर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। पायलट के लिए ऊर्जावान, शक्तिमान नौजवान, उसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। राजस्थान के सभी युवा ये चाहते हैं सचिन पायलट को आला कमान को सीएम बनाना चाहिए, तभी कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट होगी। देखिए, हम चाहते हैं सचिन पायलट के नेतृत्व में सरकार आई थी, सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहिए। हम आला कमान से मांग करते हैं कि सचिन पायलट सीएम बने, हमारे नेता सचिन पायलट है। जब राजस्थान में 21 विधायक बचे थे कांग्रेस के, तब सचिन पायलट जी ने गांव-गांव, डाड़ी-डाड़ी घूमकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया था। इसलिए हम चाहते हैं कि सचिन पायलट जी को मजबूत करके सचिन पायलट जी को जिम्मेदारी दे। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट के बीच चल रही सियासी तनातनी को दूर करने के लिए कैबिनेट में फेरबदल का सहारा लिया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार, कैबिनेट में फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। इतना ही नहीं, न्यूज 18 के भवानी सिंह की खबर के मुताबिक गहलोत और पायलट गुट के बीच मचे घमासान को सुलझाने का फॉर्मूला भी अब तैयार कर लिया गया है। दरअसल सचिन पायलट चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में उनके गुट को उतनी भागीदारी मिले जितनी भागीदारी 2018 में सरकार के गठन के वक्त थी। तब गहलोत और पायलट गुट के आधे आधे मंत्री थे, यानी मंत्रिमंडल में 50% भागीदारी पायलट की थी। तब पायलट के कोटे से पायलट समेत 10 मंत्री थे, जिनमें से पायलट समेत 3 मंत्रियों विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी बगावत के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। पायलट गुट के एक मंत्री भंवरलाल की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी पायलट कोटे के 6 मंत्री गहलोत मंत्रिमंडल में हैं। 1 साल पहले बगावत के वक्त इन मंत्रियों ने गहलोत का साथ दिया था। इसीलिए पायलट फिलहाल इनमें से किसी को अपने कोटे का नहीं मान रहे हैं। पायलट चाहते हैं कि इन मंत्रियों को हटाकर नए मंत्री बनाए जाएं। हटाए गए मंत्रियों की जगह भी नए मंत्री बनाए जाएं। उधर गहलोत चाहते हैं कि इन मंत्रियों को हटाने की बजाय बर्खास्त मंत्रियों की वापसी हो या उनकी जगह पायलट नामों की सूची दें। लेकिन पायलट अपने कोटे से सभी नए मंत्री और उनका विभाग पहले से ही तय करना चाहते हैं, जबकि अशोक गहलोत मंत्रियों के विभागों का बंटवारा अपने हाथ में रखना चाहते हैं। गहलोत पायलट कोटे में कटौती करना चाहते हैं। गहलोत चाहते हैं कि निर्दलीय और बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों को सरकार में भागीदारी दी जाए। इधर पायलट का तर्क है कि इससे अगले चुनाव में नुकसान हो सकता है। पार्टी की स्थिरता को कोई खतरा नहीं है। पहले से 101 विधायक हैं, तो निर्दलीय की भागीदारी क्यों? फिलहाल राजस्थान कांग्रेस किसी भी कीमत पर विवादों की इस खाई को पाटना चाहती है, लेकिन तय ये भी है कि सुलह के फॉर्मूले में जरा सी चूक इस खाई को और चौड़ा कर सकती है। और यही वजह है कि अब गेंद कांग्रेस आलाकमान के पाले में है, जिसे ये तय करना है कि राजस्थान कांग्रेस की सियासी दिशा भविष्य में क्या होगी। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की बेटियों का शानदार खेल जारी है। रविवार को मुक्केबाजी में एमसी मैरी कॉम, बैडमिंटन में पीवी सिंधु और टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए। इन 3 धुरंधरों की शुरुआती जीत ने टोक्यो ओलंपिक्स में एक बार फिर से उम्मीद की बड़ी किरण जगा दी है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय उम्मीदों को परवाज देने वाली मीराबाई चानू के बाद अब भारत की 3 और बेटियों ने जीत की पगडंडियों पर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। पहला नाम है मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम का, दूसरा नाम है बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का और तीसरा नाम है टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा का। सबसे पहले जिक्र करते हैं देश की उस सुपर मॉम मैरी कॉम का, जिन्होंने अपने मुक्केबाजी के जौहर में डोमिनिक रिपब्लिक की महिला बॉक्सर को न सिर्फ शिकस्त दी, बल्कि टोक्यो ओलंपिक्स में जीत से खाता भी खोल दिया। इसी के साथ एमसी मैरी कॉम के मुक्के ने टोक्यो की रिंग में भारत के लिए मेडल की आस जगा दी है। मैरी कॉम ने महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में बॉक्सिंग के राउंड ऑफ 32 का मुकाबला 4-1 से जीत लिया है। टोक्यो के रिंग में 38 साल की बॉक्सर मैरी कॉम ने अपने पहले मुकाबले की शुरुआत सोची समझी रणनीति के साथ की। उन्होंने पूरे मुकाबले में अपने अनुभव का भरपूर इस्तेमाल किया।
3 राउंड के मुकाबले में मैरी कॉम ने पहला राउंड बेहद सोची समझी रणनीति के तहत संभल कर खेला। इस राउंड में उन्होंने सारा फोकस अपनी एनर्जी बचाकर रखने पर किया और सिर्फ मौका मिलने पर ही विरोधी पर हमला करती दिखी। मैच के दूसरे राउंड में धीरे धीरे मैरी कॉम ने मुक्केबाजी का गियर बदला। हालांकि इस दौरान उन्हें डोमिनिक रिपब्लिक की बॉक्सर से कड़ी टक्कर मिली। यही वजह रही कि जब दूसरा राउंड खत्म हुआ तो स्कोर 50-50 का रहा, यानी 2 जज ने मैरी कॉम को 10-10 अंक दिए तो 2 ने डोमिनिक रिपब्लिक की बॉक्सर को 10-10 अंक दिए। लेकिन तीसरे राउंड में मैरी कॉम विरोधी बॉक्सर पर पूरी तरह से हावी रही। इस दौरान उन्होंने मिगुएलिना हर्नांडेज गार्सिया पर मुक्कों का ताबड़तोड़ हमला किया। इस आक्रामक बॉक्सिंग का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने 4-1 से मुकाबले को अपने नाम कर लिया। उधर बैडमिंटन में मेडल की उम्मीद और रियो की सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने ग्रुप स्टेज में अपना पहला मुकाबला जीत लिया है। उन्होंने ग्रुप जे के मुकाबले में इजराइल की सेनिया पोलिकार्पोवा को आसानी से 21-7 और 21-10 से हरा दिया। खास बात ये रही कि सिंधु ने ये मैच सिर्फ 28 मिनट में खत्म कर दिया। इस दौरान उन्होंने लगातार 12 पॉइंट भी अपने नाम किए। रविवार को टोक्यो ओलंपिक्स में जिस तीसरी बेटी ने उम्मीद जगाई है उनका नाम है मनिका बत्रा। टेबल टेनिस में महिला सिंगल्स के दूसरे राउंड में मनिका बत्रा ने जोरदार वापसी की। यूक्रेन की मार्ग्रेटा पेट्रोस्का ने पहले 2 गेम जीतकर मुकाबले को एक तरफा बनाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में डिफेंसिव खेलने वाली मनिका ने आक्रामक रुख अपनाया और अगले 2 गेम जीत लिए। 5वें गेम में यूक्रेन की खिलाड़ी ने फिर जीत हासिल की, लेकिन मनिका ने 6ठे और 7वें गेम में जीत हासिल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। और इस तरह से मनिका ने 4-3 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही मनिका ने तीसरे राउंड में एंट्री कर ली है।